नमस्कार, पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप सभी लोग लगातार पाठशाला देख रहे हैं और अपनी पसंद के चैप्टर को दोबारा देखने की डिमांड भी कर रहे हैं। अब आपके लिए ऐसा ही चैप्टर लेकर आया हूं जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी इस पर राजनीति चली रही है। अरविंद केजरीवाल रोज पीएम मोदी को अनपढ़ बताते हैं। अब मनीष सिसोदिया जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा पीएम देश के लिए हानिकारक है। इस मुद्दे का सच क्या है, जिन लोगों ने मिस कर दिया, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिग्री जो आज केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में क्या ही देखेंगे, लेकिन केजरीवाल और पूरा देश देखेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हैं और लोगों को यह समझा रहे हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए सही नहीं। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल की समझदारी पर सवाल उठ गए, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी के 7 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया। सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि आरटीआई के तहत वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। अब केजरीवाल की पार्टी के नेता ये माहौल बना रहे हैं कि पीएम की डिग्री के बारे में पूछ लिया तो जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन यह जुर्माना लगा क्यों, यह आपको अभी मैं बताऊंगा, उसका सच बताऊंगा, पीएम की डिग्री भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे क्या रूप दे रहे हैं। क्या ये देश एक गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री के होने का खामियाजा भुगतता रहेगा? कभी आप जीएसटी जैसा फैसला लेते हैं, व्यापारियों को बर्बाद करते हैं, कभी 3 काले कानून का फैसला लेते हैं, किसानों को बर्बाद करते हैं, कभी नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, बर्बाद करते हैं, कभी पूरी दुनिया के मंचों पर जाके ऐसी बात करते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर, होल स्क्वायर, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब डिग्री पे जुर्माना हो जा रहा है, डिग्री पूछ लो तो। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में देश के 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? तो ये मतलब जिस मुकदमे में केजरीवाल जी पार्टी भी नहीं है, उसमें जुर्माना हो रहा है। एक तो इस देश में न्यायपालिका को कुछ लोग मजाक समझने लगे हैं। शायद न्यायपालिका से फैसला आता है और उसमें ऐसा राजनीति घुसेड़ दी जाती है कि पीएम की डिग्री मांग ली, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या जुर्माना लगा दिया होगा। यह आरोप का क्या मतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट क्या पीएम की डिग्री मांगने पर जुर्माना लगा देती है? सेटिंग गेटिंग चल रहा है। देखिए बॉस, सच मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने पीएम की डिग्री मांग ली, इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस मामले को खींचा, जानबूझकर ऐसे मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जो कोई मुद्दा ही नहीं था। पीएम मोदी की डिग्री ऐसा ही मामला था जिस पर केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी। इसी मामले में सीआईसी ने ऑर्डर दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाई जाए, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट गई, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती। अब जब गुजरात हाईकोर्ट से फैसला आया तो सीआईसी के ऑर्डर को खारिज किया गया और केजरीवाल पर भी जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि केजरीवाल भी इस केस में यह जानकारी चाह रहे थे। पार्टी जब किसी कोर्ट को लगता है कि कोई मुद्दा जानबूझकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में उलझाया गया है, तब इस तरह का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने इसलिए नहीं लगा दिया कि आपने डिग्री मांग ली, इसलिए जुर्माना लगा दिया कि आपकी मंशा ठीक नहीं रही होगी। और यही केजरीवाल के साथ हुआ। आप पहले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो देख लीजिए, जो पीएम मोदी की डिग्री के मामले में फैसला आया है।
उसके बाद डिग्री भी दिखाऊंगा। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है कि यूनिवर्सिटी ने 9 मई 2016 को पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। भाई वेबसाइट पर डिग्री पड़ी है, तुम मांग क्या रहे हैं आप? इससे साबित होता है कि जानकारी छुपाने का कोई इरादा ही नहीं था। इसके बावजूद अपने उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे को खींचा। हाईकोर्ट के फैसले में दूसरी बड़ी बात यह लिखी गई है कि यूनिवर्सिटी सालों से कई लाख छात्रों को कई लाख डिग्रियां दे चुकी है। अगर डिग्री दिखाने के आदेश पर रोक नहीं लगी तो किसी दूसरे की डिग्री की जानकारियां लेने की बाढ़ आ जाएगी। यही काम बचा है क्या देश में यूनिवर्सिटीज का, कि आरटीआई आएगी और वो डिग्री देती रहेगी? लेकिन बावजूद इसके कि सवाल उठाए तो 2016 में ऑनलाइन डिग्री पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि यहां तक कि इस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। जो चीज वेबसाइट पर मौजूद है वो अरविंद केजरीवाल को मिल ही नहीं रही है। दिन रात अनपढ़ पीएम कर रहे हैं, डिग्री दिखाइए कर रहे हैं। और डिग्री देखने का इतना शौक है, डिग्री तो दिखाई जा चुकी। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारियां अपलोड की और अगले ही दिन 2016 में, ये 2016 की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अमित शाह और अरुण जेटली ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्रियां दिखाई। पूरे देश ने देखा। अरुण जेटली जी अब इस दुनिया में नहीं है, ये 2016 की तस्वीरें हैं। अमित शाह, अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को, पूरे देश को पीएम की डिग्री दिखा चुके। ये कौन सी डिग्री देखना चाह रहे हैं केजरीवाल भाई, समझ ही में नहीं आ रहा। ये देखिए मेरे पास भी रखी हुई है ये 2 डिग्रियां। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं, किसी को भी मिल जाएंगी, जरा सा इंटरनेट तो आता होगा। ये देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों की डिग्री, और इसमें लिखा क्या है ये देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वी द चांसलर, वाइस चांसलर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी सर्टिफाई दैट द with signed Narendra Damodar Das Modi having been examined for the degree of Master of Arts external and adjudged to have passed in the first class the degree of Master of Arts। लिखा हुआ है। ये क्या ढूंढ रहे हैं? घर में सामने चश्मा पड़ा है और मोहल्ले में पूछ रहे हैं मेरा चश्मा देखा क्या, मेरा चश्मा देखा क्या, और जबकि दिख रहा है कि चश्मा है, सामने है डिग्री, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं पीएम। अच्छा, मई 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्री दिखाई। दिसंबर 2016 में ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल फिर से पीएम की डिग्री मांग रहे थे। आप सुनिए एक बार 2016 के दिसंबर का अरविंद केजरीवाल जी का बयान। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है? अरे भाई डिग्री और कैसे दिखाई जाती है? अब क्या करें? फ्रेम में मड़वा के भिजवाएं घर पर? क्या करना होगा डिग्री दिखाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिख गई, वेबसाइट पे पड़ी, और क्या दिखाना है? 2016 से 2023 आ गया, लेकिन केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री पर अटके हुए हैं। और अब जब गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल पर जुर्माना लग गया तो कह रहे हैं कि डिग्री की जानकारी मांगने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो आप खुद देखिए। फैसले में यह भी लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह सबमिट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारियां और डिग्री की कॉपी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पीएम मोदी की डिग्री का डिजिटल वर्जन सोशल मीडिया की कई वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, कई न्यूज पोर्टल पर भी, और साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपको भी ये डिग्रियां दिखाई मैंने कि कैसे जब मुझे मिल गई तो केजरीवाल जी को नहीं मिल रही हैं।
नरेंद्र मोदी की डिग्री भी गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। डिग्री के साथ साइड में ऐसे इसे अपलोड करने वाली तारीख भी लिखी है 9 मई 2016। साथ में गुजरात यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि इसमें उनके एमए पार्ट 1 की मार्कशीट दिख रही है और हमें एमए पार्ट 2 की मार्कशीट भी दिख रही है। मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, पीएम मोदी को कितने नंबर आए थे ये भी है। और आप में से जो लोग वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, कल को डिग्री देखने के बाद कहेंगे हमको क्या पता पास हुए थे कि नहीं हुए थे, उनको जो मार्कशीट अपलोडेड है वो भी बता देता हूं। पीएम मोदी के मार्क्स कितने आए थे ये सुन लीजिए, ये मार्कशीट भी पड़ी हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी में। एमए पार्ट 1 में पीएम मोदी को 400 में 237 नंबर आए थे। 400 में 237 नंबर। और एमए पार्ट 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 में 262 नंबर आए। ये पड़ा हुआ है भाई, मार्कशीट पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कुल जो मार्क्स थे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 499 थे 800 में, यानी करीब करीब 62.3% मार्क्स आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमए के अंदर। सब कुछ है, हमने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करके और ये डिग्री नहीं निकाली है, एकदम पड़ी हुई है, कोई भी देख ले। लेकिन केजरीवाल जी पता नहीं कौन सी डिग्री ढूंढ रहे हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि साल 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, याद है ना। 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होती है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको हलफनामा देना पड़ता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है, साथ में उससे जुड़े सर्टिफिकेट भी बताने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हलफनामा जो दिया 2014 के चुनाव में, यह हलफनामे की कॉपी दिखा रहा हूं, उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता था कि पीएम मोदी ने झूठ बोला तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते, पीएम की सदस्यता ही चली जाती, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। तब क्यों नहीं बोले कि गलत जानकारी भरी है, ये अनपढ़ पीएम है, या तब तो पीएम नहीं बने थे, बोलते अनपढ़ हैं, गलत भर दिए हैं, बोलना चाहिए था। तब तो नहीं बोले, तब तो आप चुनाव लड़ लिए, हार भी गए। अभी भी केस कर दीजिए कि गलत जानकारी दी है इन्होंने एफिडेविट में। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई डालकर पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी। जब ये सब जानकारियां पब्लिक डोमेन में पहले से ही हैं, तो फिर क्यों इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा था। इसलिए इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया और कहा कि केजरीवाल को 25,000 रुपए का जुर्माना 4 हफ्ते के अंदर गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तो 2016 वगैरह के आसपास पीएम मोदी अनपढ़ हैं, डिग्री कहां है करते थे, अब अचानक फिर से डिग्री वाले मोड में आ गए। इसकी वजह क्या है? क्यों सब कुछ सामने होने के बावजूद पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले हैं केजरीवाल? उसका डर क्या है? कुछ अंदर चल रहा है क्या? आपको यह समझना चाहिए। आज दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी बात कह दी। दिल्ली की अदालत ने कहा कि पहली नजर में सिसोदिया आपराधिक साजिश के सूत्रधार दिखते हैं। कोर्ट ने पत्नी की बीमारी की दलील को यह कहते हुए भी मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने यह बीमारी 20 साल पुरानी होने का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए पत्नी की 20 साल पुरानी मानसिक हालत की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट में इलाज के लिए 2022-23 के दस्तावेज दिखाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें भी कहीं ऐसी गंभीर हालत नहीं है जिसके लिए आरोपी को जमानत दे दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन तोड़े, गायब किए और कैबिनेट नोट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी, जिससे पता चलता है कि अगर जमानत दी गई तो हो सकता है कि आरोपी गवाहों को डराए, धमकाए और सबूत भी नष्ट करे। तो अरविंद केजरीवाल जी के सो कॉल्ड भगत सिंह, उनके बारे में आज कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की और इसीलिए कई जानकारों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनके राइट हैंड
और लेफ्ट हैंड यानी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनकी गिरफ्तारी के बाद से जो सवालों की बौछार उन पर हो रही है, जो उनकी छवि डैमेज हुई, उस पर से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी की डिग्री 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 अनपढ़ पीएम कर रहे हैं। जबकि आजकल तो लोग मोबाइल पे बिना पढ़े लिखे भी सर्च कर लेते हैं और ये सब तो सबको मिल जाएगा, ऑनलाइन है भाई। नहीं तो कोई चाहे तो केजरीवाल जी को पाठशाला के आज वीडियो भेज दे। अब आपको उन कुत्ते बिल्ली से मिलवाता हूं जो देश को अरबों रुपए कमा कर दे रहे हैं। आखिर कैसे पालतू जानवरों के नाम पर एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जहां पालतू कुत्तों के लिए शानदार होटल से लेकर स्पा चल रहा है, उनका मसाज चल रहा है, उनका बाल सुखाए जा रहे हैं, बाल काटे जा रहे हैं। इस चैप्टर में देखिए पालतू जानवरों को कैसी कैसी लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं। एक दौर था जब कहा जाता था कि पालतू जानवर रखने से घर में टाइम कट जाता है, वो घर की रखवाली भी कर लेते हैं। लेकिन अब यह दौर बदल गया है। बॉस अब पालतू जानवर के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है और उसकी रखवाली के लिए अलग से बजट बनाना पड़ता है। पालतू जानवरों का नाम सुनकर अमूमन दिमाग में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जैसे जानवरों का नाम ही आता है। लेकिन अब तो भारत में लोग खतरनाक दिखने वाले जानवर जैसे तेगू, इगुआना, ये सब भी पालने लगे। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन जानवरों के शोरूम हैं, जहां लोग 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए में इन्हें खरीदते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पेट हैं भाई, घर में पाले जाने वाले जानवर बन गए ये सब इंडिया के अंदर। जिस सांप को देखकर अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, उसे भी आजकल पाला जा रहा है। मगरमच्छ भी दुनिया में लोग पाल रहे हैं। कई देशों में तो यह आम बात है कि लोग मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर को बाजार में घुमाने ले जाते हैं, उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। कमाल की बात यह है कि लोग ऐसे खतरनाक जानवर को पालतू कैसे बनाते हैं और ये खूंखार जानवर अपने मालिक के इशारे पर शिकार करना तक भूल जाते हैं। ये देखिए, अब वो भाई वो बैठ के मसाज दे रहा है मगरमच्छ को। यहां खून भरी मांग में मगरमच्छ के सामने रेखा को फेंक दिया था। लोगों का दिल धक से बाहर आ गया, अरे रेखा का क्या होगा, बाद में सर्जरी करानी पड़ी। यहां मगरमच्छ पाल रहा है भाई। अच्छा, जैसे कुत्ते को पट्टा लगाते वैसे मगरमच्छ को पट्टा लगा के घुमा रहा है। भारत में अभी ज्यादातर लोगों में कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर पालने का ही शौक है, लेकिन कुछ में है कि ऐसे जानवर भी वो पाल रहे हैं। लेकिन आप कुत्ते बिल्ली को पालने का भी जो आज का खर्चा है वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आजकल पालतू जानवर की केयर के लिए ऐसी ऐसी महंगी सुविधाएं आ गई हैं। वो देखिए, कुत्ता मास्क लगा के बैठा है भाई, जैसा लोग घर में फेस मास्क लगाते हैं, आंख में ककड़ी खीरा लगाते हैं, वो कुत्ता लगाए बैठा है। इनकी देखभाल और साफ सफाई के लिए पेट स्पा है। जैसे आप और हम स्पा में जाते हैं, वैसे ही आजकल जानवरों के लिए स्पा खुल गया है, जहां अच्छी खासी फीस देकर ग्रूमिंग की जाती है। इन पेट स्पा में जानवरों को हेयर कट करवाया जाता है, उनके नाखून सेट हो रहे हैं भाई, मालिश होती है, उसको मसाज मिल रहा है, ब्रश करवाया जाता है, नहलाया जाता है, बाल ड्रायर से सुखाए जाते हैं, फिर बॉडी पॉलिशिंग होती है इन जानवरों। देखिए कैसे बाल कट रहे हैं उसके। जानवर बिल्कुल टिप टॉप होकर बाहर निकलता है। जैसे बहुत से लोग अपनी देखभाल के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा महंगी केयर तो इन पेट्स की हो रही है भाई। आज आपको जानवरों और पालतू जानवरों की देखभाल का पूरा बाजार भी बताता हूं कि कैसे इनकी केयर अर्थव्यवस्था की भी कुछ हद तक देखभाल कर रही है। पालतू जानवरों में लोगों की पहली पसंद डॉग होता है, डॉगी, कुत्ता, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप देखेंगे देश में जो पालतू डॉग है, पालतू डॉग, ये 2019 में करीब 2 करोड़ थे। 2 करोड़ पालतू कुत्ते थे देश के अंदर। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 2023 में ये करीब 3 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे। 3.1 करोड़ पालतू कुत्ते। और जो ये पेट केयर का बाजार है, जो आप ये सब देख रहे हैं कि भाई उनकी ग्रूमिंग हो रही है, कोई बाल कटवा रहा है, कोई सलून ले जा रहा है, वगैरह वगैरह, आप जो है कुछ लोग कराते होंगे। नहीं बॉस, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। ये 2022 में ये पेट केयर का बाजार 74,000 करोड़ रुपए का था।
74,000 करोड़ लोगों ने खर्च कर दिए जानवरों के देखरेख में। और 2032 तक 2032 अगले 9-10 साल में यह माना जा रहा है कि 2,10,000 करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। किसका? ये पालतू जानवरों, डॉग नहीं, पेट्स का कह लीजिए, जिसमें सब आ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सब। उनकी देखरेख का मार्केट जो है वो 2,10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा भाई। हर साल 19% की ग्रोथ हो रही है इस मार्केट में, 19%। और अगर आप देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है, कई लोगों को एक तो यकीन नहीं हो, वो देखिए कैसे मजे से मसाज चल रहा है उसका। अगर आप देखेंगे जो पेट फूड का मार्केट है वो 2022 में, आप इसमें भी अगर देखेंगे, पेट फूड जो खाना होता है इनका, ये 2022 में इसका जो मार्केट था वो करीब 4,000 करोड़ का था, 4,000 करोड़। 2025 में, 2025 में ये 10,000 करोड़ का हो जाएगा, 10,000 करोड़ बॉस। और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेट का खाना और देखभाल बेसिक जरूरत है। लेकिन हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि बहुत से लोग अपने पालतू जानवर की बकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनके व्यवहार में बदलाव आए, थोड़ी तमीज से व्यवहार करें जब भी कोई घर पर आए, और इसके लिए ट्रेनर को बकायदा फीस दी जाती है। आजकल पेट्स को खुश रखने के लिए शहरों में पेट होटल का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें उनके लिए स्विमिंग पूल से लेकर गेमिंग और स्पा की सुविधा होती है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेट की देखभाल में कितना खर्च आता है उसके बारे में आपको बताता हूं। इससे आप समझ सकेंगे कि पालतू जानवरों की देखभाल में किस तरह का खर्च आजकल लोग कर रहे हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर सकें, और इसी जरूरत ने पेट केयर का पूरा बाजार खड़ा कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने पेट की देखभाल के लिए कहीं पेट बोर्डिंग में उसे छोड़ना चाहते हैं, मतलब कई लोग जा रहे हैं बाहर, अब मेरा कुत्ता कौन रखेगा, बिल्ली कौन रखेगा, तो पेट बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप हमारे पास छोड़ जाइए, और उसके लिए 900 से 1,200 रुपए रोजाना देने पड़ते हैं। आप खुद घर में अगर बहुत बिजी हैं और अपने पेट की देखभाल का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाहर से किसी को देखभाल के लिए बुलाते हैं। इसको पेट सिटिंग कहते हैं। जैसे बच्चे की देखभाल के लिए लोग नैनी रखते हैं, वैसे आजकल जानवरों के लिए पेट सिटिंग हो रहा है भाई। एक दिन में 500 से 1,000 रुपया वो लेता है व्यक्ति आपका जानवर देखने का, उसको बाबू सोना करने का, करके बुलाने का। पेट की ग्रूमिंग जैसे हेयर कट, नेल केयर, ब्रश, नहलाना, ड्रायर, पॉलिश करवाते हैं, तो पेट ग्रूमिंग पर 1,000 से 2,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके व्यवहार में बदलाव और एक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग के लिए करीब 10,000 रुपए महीने की फीस लगती है। पेट को एक शहर से दूसरे शहर भेजना है तो पेट रीलोकेशन का काम चल रहा है, करीब 3,500 रुपए के साथ प्रति किलोमीटर चार्ज भी देना पड़ता है। अगर अंतिम संस्कार करना है कि घर से ट्रांसपोर्ट, दाह संस्कार, पौधारोपण, तो पेट फ्यूनरल चल रहा है भाई, 6,000 रुपया लेते हैं और पेट का फ्यूनरल होता है। मतलब आप जो चीज इंसान के लिए सोच रहे हैं आज की डेट में, वो हर चीज पेट्स के लिए हो रही, घरेलू जानवरों के लिए हो रही। पेट्स के लिए आजकल स्पेशल होटल तक भी हैं। विदेशों में तो ये पहले ही शुरू हो गया था, भारत में भी पिछले कुछ सालों से इसकी शुरुआत हुई। 2017 में गुरुग्राम में कुत्तों के लिए एक लग्जरी होटल खुला था, जो कुत्तों के लिए भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया का पहला लग्जरी होटल था। इस लग्जरी होटल का एक रात का किराया करीब 4,500 रुपए के करीब बताया गया था। होटल में कुत्तों के लिए लग्जरी स्वीट में वेलवेट के कवर्स वाले बड़े बेड थे, टीवी था, प्राइवेट बालकनी बनाई गई थी। अब कुत्ता टीवी भी देख रहा है, मुझे नहीं पता वो बैठ के पाठशाला देखते हैं नहीं देख, आज देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे वाह हमारी बात कर रहा है। होटल में कुत्तों के लिए स्पेशल स्विमिंग पूल के अलावा आयुर्वेदिक तेल से मसाज था भाई, स्पा की सुविधा थी। कुत्ते को ऐसी ऐसी सुविधा मिल रही है, कई लोगों का जीवन वैसा नहीं है जितना उनको आजकल आराम। इसके अलावा होटल के डॉग कैफे में कुत्तों का मनपसंद खाना दिया जाता था। बेल्जियम से नॉन एल्कोहलिक बियर मंगवाई जाती थी। इसी तरह से पेट फ्रेंडली होटल का बिजनेस भी बढ़ रहा है।
कुछ स्पेशल होटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को रुकने देते हैं जिनके पास डॉग्स होते हैं। ऐसे ऐसे होटल हैं भाई जहां आप तभी रुक पाएंगे जब आपके पास कोई डॉग होना चाहिए। और इस तरह के होटल में बुकिंग आपके नाम पर नहीं बल्कि आपके डॉग के नाम पर बुकिंग होती है। हर रूम में पेट के लिए अपना अलग बेड होता है। पेट्स के लिए होटल में हर आधुनिक सुविधा होती है। ये वो खर्च हैं जो आप बाहर से कोई सुविधा लेते हैं तब करने होते हैं। पेट को पालने में बहुत सारे खर्चे तो ऐसे भी हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जैसे पेट को पहनाए जाने वाली कुछ एक्सेसरीज भी बताता हूं। यह भी हजारों करोड़ का मार्केट है। पालतू जानवर के खो जाने के खतरे को देखकर जीपीएस ट्रैकर आता है 1500 से 4500 रुपए की कीमत का। उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है तो आपका जानवर इधर उधर कहीं गया तो आप उसको गले में पहना दीजिए तो वो पता चल जाएगा कि कहां है। कुत्ते के खेलने के लिए एक स्पेशल मजबूत बॉल आती है जिसे कॉन्ग बॉल कहते हैं। ये 700 रुपए की आती है। आरामदायक बिस्तर 1000 से 2000 रुपए का आता है। गले में पहनने के लिए लीश या बेल्ट जो है वो 500 से 700 रुपए की आती है। सामान्य फूड खिला रहे हैं तो 400 रुपए किलो का आएगा। इंपोर्टेड फूड खिला रहे हैं तो 9000 रुपए किलो का आएगा। और 9000 किलो का तभी ना बिक रहा है जब लोग खिला रहे होंगे, तभी ना बिक रहा है भाई। ये तो बहुत बेसिक खर्चे हैं। इसके अलावा पेट्स के कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा और वैक्सीनेशन के भी खर्चे होते हैं। बहुत से लोग तो अपने पेट का फोटो सेशन और बर्थडे भी मनाते हैं। इसके लिए स्पेशल केक और दूसरे आइटम आते हैं। एक तरफ कुछ लोग कुत्ते और दूसरे पालतू जानवरों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जोड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर निर्माण करवा रही है इस्कॉन। और इस मंदिर के बारे में आप सुनेंगे आज रामनवमी के मौके पर। सुनिए, यह मंदिर 210 मीटर यानी करीब 700 फीट ऊंचा है। यानी इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे इस मंदिर की जो बन रहा है, मंदिर की ऊंचाई देखिए। इस मंदिर की ऊंचाई है करीब 700 फीट। आगे 700 फीट क्या होती है बॉस? कुछ अच्छे एग्जाम्पल से समझाओ। मतलब 70 मंजिला इमारत के बराबर। और इसको और सरल भाषा में समझना हो तो 3 कुतुब मीनार, उसको अगर आप एक के ऊपर एक खड़ा कर दीजिए, 3 कुतुब मीनार को, एक कुतुब मीनार, इसके ऊपर एक कुतुब मीनार और इसके ऊपर एक कुतुब मीनार, ये 1 कुतुब मीनार, 2 कुतुब मीनार, 3 कुतुब मीनार जब खड़ा कीजिएगा तो बनेगा एक भव्य मंदिर। इतना ऊंचा बन रहा है। मंदिर को इतना ऊंचा बनाने की वजह यह है कि इसके सबसे ऊंचे शिखर से पूरे ब्रिज के दर्शन किए जा सके। ब्रिज का यह पूरा इलाका मंदिरों, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ियों से भरा पड़ा है। इस पूरे इलाके में भगवान कृष्ण की लीलाओं की बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन ने तय किया कि मंदिर को इतना ऊंचा बनाओ ना कि ब्रिज के इलाके जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और इसके आसपास के इलाकों को एक जगह से देखा जा सके। और ब्रिज के इलाके से गुजरते लोगों को भी यह मंदिर दूर से ही दिखाई देगा। आने वाले कुछ दिनों में मथुरा के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आपको यह मंदिर साफ साफ दिखाई देगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह मंदिर कब तक तैयार होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और मंदिर की खासियतें भी बताऊंगा। पहले इस मंदिर की भव्यता और ऊंचाई के बारे में आपको इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों से करके बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि वृंदावन में बन रहे सबसे ऊंचे चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर है। यानी यह मंदिर दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा होगा। धर्म से जुड़ी ऊंची इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर है और यह है 210 मीटर, ऑलमोस्ट 4 गुना से थोड़ा सा कम। दूसरी इमारत है आगरा का ताजमहल, इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। इसके अलावा लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, उसकी ऊंचाई है 111 मीटर, उससे ऑलमोस्ट डबल से बस थोड़ा सा कम होगा यह मंदिर।
लंदन के इस चर्च से भी चंद्रोदय मंदिर करीब 100 मीटर ऊंचा होगा। आप सोचिए, तो आप देखिए ये मंदिर है और इसके बगल में हमने 3 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़े कर दिए हैं, तब जाकर ये मंदिर के बराबर पहुंचा, और बाकी तो बहुत ही नीचे। इतना भव्य और शानदार मंदिर बन रहा है। दूसरी खूबियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म और मॉडर्न साइंस का एक अद्भुत उदाहरण बनने जा रहा है। परंपरागत द्रविड़ और नागर शैली में इसे बनाया जा रहा है। यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे आधुनिक मंदिर होगा। मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचने के लिए एक हाई स्पीड लिफ्ट लगाई जा रही है। भाई इतना ऊंचा कोई पैदल थोड़े जाएगा, पैदल जाएगा तो फिर सीधा ऊपर भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। सीधा भगवान कहेंगे आओ, इतना ऊपर आए हो तो मिल ही लो। इसलिए लिफ्ट लगा दी गई। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यदि किसी तूफान या भूकंप की वजह से बिल्डिंग 1 मीटर झुक भी गई तो भी लिफ्ट सीधी चलती रहेगी। यह टेक्नोलॉजी दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में लगाई गई है। मंदिर की पूरी इमारत में 511 पिलर होंगे। इन पर पूरी बिल्डिंग का वजन 5 लाख टन होगा, जबकि ये पिलर 9 लाख टन वजन सहने की कैपेसिटी रखते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में ही 4D तकनीक से बनाए गए देवलोक और देवलीलाओं के दर्शन भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए थिएटर होगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 26 एकड़ से ज्यादा के इलाके में बन रहे चंद्रोदय मंदिर को भगवान कृष्ण के जमाने में रहे वृंदावन के स्वरूप में तैयार किया जाएगा। इसमें 12 आर्टिफिशियल जंगल बनाए जाएंगे, जिनमें फलदार पेड़ होंगे, बगीचे, तालाब और झरने भी दिखाई देंगे। पूरे मंदिर का पूरे तरह से घूमने में श्रद्धालुओं को 3 से 4 दिन लग जाएगा। इतना भव्य मंदिर होगा, आप सोचिए। इसलिए इसमें रहने की व्यवस्था भी की गई है। साल 2006 में इस्कॉन के बेंगलुरु के श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को बनाने की योजना बनाई। इसके लिए दुनिया भर की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों और इंजीनियर्स को शामिल किया गया, और करीब 8 साल की तैयारी के बाद साल 2014 में इस मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर को बनाने का टारगेट 2022 तक रखा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें 2 साल की देरी हो गई। अब यह मंदिर इस साल कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर के बीच खोल दिया जाएगा, लेकिन पूरा मंदिर 2026 में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 700 करोड़ रुपए, सोचिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं। 2014 से बनते बनते 2026 में कंप्लीट होगा, करीब 12 साल में 700 करोड़ की खर्च से। लेकिन इतना भव्य मंदिर होगा कि जाइएगा तो मन गदगद हो जाएगा। इस मंदिर के बनने के बाद ब्रिज के पूरे इलाके में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आसपास के इलाके की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिर के बारे में बताया था, जो बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में बनाया जा रहा है। यह करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। ये उसकी तस्वीर है जो बंगाल में बन रहा है। यह अगले साल 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में यानी पिछले 14 साल से चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर तो इसकी नींव है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद यहां एक साथ 10,000 लोग भगवान नरसिंह के दर्शन कर सकेंगे, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकेंगे। इतनी जगह हो, 1 लाख लोग अंदर घूमेंगे भाई। इस मंदिर की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इन मंदिरों के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि एक मंदिर सिर्फ अध्यात्म का केंद्र नहीं होता, इससे पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी मदद मिलती है। भारत में अगर आप देखेंगे मंदिर की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि कुछ लोगों को इस देश में बड़ी दिक्कत है। अरे यार, मंदिर क्यों बना रहे हो, कुछ और बना दो, लेकिन मंदिर मत बनाओ। भाई, मंदिर की भी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, और वो अर्थव्यवस्था क्या करती है, कैसे चलती है, आपको दिखाता हूं। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर माने जाते हैं कि है 7.5 लाख मंदिर, और मंदिरों की सालाना इकोनॉमी जो है
ये करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। 2 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि कितने लोगों का घर इस मंदिर वाली इकोनॉमी से चलती है। अगर सिर्फ 6 मुख्य मंदिरों की बात करूं, उसकी कमाई जो है कैश में 24,000 करोड़ रुपए बैठती है। 24,000 करोड़ हर साल, सालाना। अब आप सोचिए, कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनसे सिर्फ टैक्स का कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का आता है। मंदिरों से उस शहर में पर्यटन किस तरह से बढ़ता है, उसके सिर्फ 3 उदाहरण बताता हूं। उदाहरण देखिए आप कि कैसे मंदिरों से पर्यटन बढ़ता है। और इस पर सबसे ज्यादा अगर आपको याद दिलाऊं, किसी ने फोकस किया है तो वो है नरेंद्र मोदी, कि अध्यात्म और उस अध्यात्म के जरिए इकोनॉमी, उसको भी जोड़ दो तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वो उन्होंने समझा। और उसका एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमी देखिए, वाराणसी जहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहां जो इकोनॉमी है, पर्यटक जो है, 1000% पर्यटक बढ़ गए। 1000%। अब बताइए, कोई आ रहा है, वो मिठाई खरीद रहा है, प्रसाद खरीद रहा है, माला खरीद रहा है, होटल में रुक रहा है, टैक्सी में चल रहा है, ऑटो में चल रहा है, कहीं ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है। 1000% अगर पर्यटक बढ़ गए एक मंदिर के निर्माण से, तो सोचिए कितनों का घर चल रहा है। उज्जैन, जहां पर अभी महाकालेश्वर जो आपको बताया था कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर, वहां पर 1796% पर्यटक बढ़ गए, 1796। और 4 धाम जो केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है, वहां पर कितने पर्यटक बढ़े हैं, वहां 100% पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। ये तो 3 उदाहरण दे रहा हूं बॉस। लेकिन कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है इस देश में मंदिर बन जाए तो उनकी छाती पे सांप लौटता है। अरे लौटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ये।